بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستانیوں کی تاریخ بتانے سے پہلے ہندوستان کے نقشے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ چین کی طرف سے رہا ہے، آج بھی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا۔ یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ سن 1206 میں جب دلی کے تخت پر سلطان قطب الدین ایبک کی حکومت ہوئی تو ٹھیک اسی وقت سن 1206 میں چین پر منگول سلطان چنگیز خان کی حکومت وہاں قائم ہوئی۔ ایک ساتھ دونوں کو حکومت ہونا اور سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کے لیے پیدا ہو گیا۔ چنگیز خان، اس کے والد یسوخی خان وہاں کی خاگانگ قبیلے کے سردار تھے۔ خاگانگ قبیلے کا سب سے بڑا دشمن تاتار قبیلہ تھا۔ خاگان نے قبیلے کو بڑا کر کے پورے چین پر حکومت کرنے کی جب سوچی تو سب سے پہلے انہیں ہندوستان کے سرحد پر پھیلے ہوئے بہت سے قبیلوں کو ایک جٹ کر کے ان کا اتحاد کرنے کی شروعات کی اور کافی قبیلوں کو انہوں نے اپنی طرف کر لیا۔ یسوخی خان کی اس کارروائی کو تاتار قبیلے نے اپنی دشمنی مانا اور تاتار قبیلے نے ایک بار ان کو بلا کر دعوت دی اور دعوت میں ان کو زہر دے دیا گیا۔ زہر کھانے کے بعد جب اپنے قبیلے میں یسوخی خان پہنچے تب تک ان کی موت ہو چکی تھی، لیکن اس دوران چین کے بہت بڑے حصے پر، بہت بڑے علاقے پر یسوخی خان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان کے دو بیٹے چنگیز خان اور اس کا ایک بڑا بھائی، یہ دو لوگ تاتاری خان کے ڈر سے جنگلوں میں بھاگ گئے۔ انہوں نے پھر اتحاد کیا۔ چنگیز خان، جس کے ہاتھ میں پیدا ہوتے ہی خون کے داغ تھے اور اس کی ماں نے کہا تھا ایک دن یہ دنیا فتح کرے گا،
उस ज़माने में एक कहावत थी, जिसके हाथ में खून के दाग होते हैं पूरी दुनिया फतेह करता है। तो चंगेज़ खान ने सबसे पहले ये कसम खाई कि हम अपने वालिद के खून का बदला लेंगे, और तातारियों के खिलाफ बहुत से कबीलों को उसने मुत्तहिद किया और एक दिन तातारियों पर हमला करके और उन पर कब्जा कर लिया। इस तरह से सन 1206 में वो फिर से अपने वालिद यसुकी खान की गद्दी पर बैठ करके और चीन में हुकूमत की शुरुआत की। लेकिन इस कब्जे के बाद उसने फिर पलट कर नहीं देखा और सबसे पहले उसने रूस की तरफ हमला करके, जो आज का मंगोल है और रूस है, पूरे रूस पर कब्जा कर लिया। उसकी हुकूमत बढ़ी तो उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा और हिंदुस्तान में कश्मीर की तरफ से होते हुए वो अफगानिस्तान पहुंचा और गजनी पर पहुंचा। गजनी उस जमाने में मुसलमानों की बहुत बड़ी हुकूमत हुआ करती थी, जिसने इराक से लेकर के हिंदुस्तान तक अपना कब्जा कर लिया था, अपनी हुकूमत बना ली थी। उसके महमूद गजनवी और उसके सुल्तान मोहम्मद गौरी उसके मिसाल थे, जिन्होंने उस पर, लेकिन अब मोहम्मद गौरी रह नहीं गए थे और गजनी पर चंगेज़ खान का कब्जा हो चुका था। इसके बाद भी ईरान की तरफ बढ़ा। ईरान भी उस ज़माने में हिंदुस्तान की हुकूमत हुआ करती थी। गजनी भी हिंदुस्तान की हुकूमत थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब यहाँ पर सल्तनत कायम की और अपनी हुकूमत कायम की, लाहौर में उन्होंने अपने दारुल सल्तनत बनाई। उस ज़माने में गजनी और ईरान का काफ़ी बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का हिस्सा था। इस तरह से चंगेज़ खान सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए हो गया। कराची के करीब से लेकर सिंध होते हुए, कश्मीर होते हुए, लद्दाख होते हुए और आसाम तक चंगेज़ खान की फौज सरहद पर तैनात हो गई थी और जगह जगह पर हर वक्त वो कोई न कोई एक नई साजिश हमला किया करते थे। इसको संभालने के लिए, इससे हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए सबसे बड़ा मसला कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में सुल्तान अल्तमश के सामने आया। अल्तमश ने अपने मुल्क कायम हुई 1210 में, अल्तमश जब दिल्ली के तख्त पर बैठे तो उन्होंने पूरे मुल्क को 2 हिस्से में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा उन्होंने अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को दिया और दूसरे हिस्से को उन्होंने खुद देखने के लिए अपने पास रखा। लाहौर का किला वहाँ का अमीर उस्मान गौरी को बना दिया गया। उस्मान गौरी मोहम्मद गौरी के बेटे थे। जब गजनी को फतेह किया चंगेज़ खान ने, तो सुल्तान अल्तमश ने उस्मान गौरी को वहाँ से बुलाकर और लाहौर का किला उनको दिया, वहाँ का अमीर उनको बना दिया और उनके ज़िम्मे था उधर की जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी चंगेज़ खान से हिफाजत करना।